डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की। और लास्ट हमने बात किया था लास्ट वीडियो में आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी की। सो आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी क्या होता है, हम इसको बहुत ही सिंपली समझ सकते हैं। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, दीज आर लाइक एडवांटेजेस, मेरिट्स, हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी को। तो आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी को हम वो आर्ग्यूमेंट्स देंगे जो एक डेमोक्रेसी को एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, लाइक मोनार्की से, डिक्टेटरशिप से या एरिस्टोक्रेसी से, सभी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, हम एग्जांपल देते हैं चाइना का। चाइना को आप सभी जानते हैं। तो चाइना में क्या हुआ था, 1958 से लेकर 1961 तक एक फेमाइन आया था। और ये फेमाइन जो था, इस फेमाइन में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे। 3 करोड़ लोग मारे गए थे। 3 करोड़ लोग क्यों मारे गए थे? बिकॉज देयर वाज फेमाइन, देयर वाज हंगरी, देयर वाज फूड स्कार्सिटी बेसिकली। सो 3 करोड़ लोगों का मर जाना ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रीजन था वो ये था कि चाइना वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। चाइना एक डेमोक्रेसी है ही नहीं। इवन आज भी चाइना डेमोक्रेसी नहीं है। वो शो करते हैं कि दे आर लाइक डेमोक्रेसी, दे कंडक्ट इलेक्शन, बट दैट कंट्री इज नॉट अ डेमोक्रेसी। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये इतने सारे लोग मरे क्यों। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये है कि वहां पे अपोजिशन पार्टी नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में कांग्रेस है, हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करती हैं कि भाई आपने ये काम कैसे किया। जैसे गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया हो, या गवर्नमेंट ने कोई और योजना, कोई स्कीम लोगों के लिए लाई हो, तो उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले लोग बहुत सारे हैं इंडिया में। इवन लोग पर्सनली भी, इंडिविजुअली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कोर्ट में जाके पिटीशन दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनकी सुनवाई भी करती है। तो चाइना के अंदर ऐसा करने वाला कोई नहीं है। चाइना के अंदर कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहां पर एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिनके इलेक्शंस में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और वही जीतते हैं। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि चाइना के अंदर जो इतने सारे लोग मारे गए, तो वहां पर मीडिया की प्रेजेंस क्या है। मीडिया भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करती है वहां पे। बट इंडिया में आपने देखा है कि मीडिया जो मोदी गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट में खुद मोदी जी की गवर्नमेंट हो। तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया जो होती है वो सेंसर्ड नहीं होती है, जबकि किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मीडिया जो होती है वो सेंसर्ड होती है। सेंसर्ड होने का मतलब यही होता है कि जो मीडिया है वो खुले तौर पर अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जैसे गवर्नमेंट ने अगर कुछ गलत कर दिया तो मीडिया जहां पर सेंसर्ड है, लाइक नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की के देश में, वहां पे मीडिया कभी भी किम जोंग उन के खिलाफ नहीं छापती। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ नहीं छापती। तो ये हुआ मीडिया का सेंसर्ड होने का मतलब। इंडिया के अंदर मीडिया सेंसर्ड बिल्कुल भी नहीं है। वो गवर्नमेंट की जो चीजें उन्हें खराब लगती हैं, गलत लगती हैं, वो उन प्रॉब्लम्स को रेज करते हैं लोगों के सामने। तो इस पहले पॉइंट में आपको जो समझ में आता है वो आता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेह होना। हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया जो है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है दैट इज मोर अकाउंटेबल, दैट इज मोर आंसरेबल। सेंसर्ड थी, कोई भी वहां पर विपक्ष नहीं था। तो विपक्ष नहीं था तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, गवर्नमेंट को जो मन हुआ वो करती रही। इससे वहां पर इतने सारे लोगों की जान गई। अब अगला पॉइंट क्यों सही है। एक अकेला इंसान गलती कर सकता है। एक डिक्टेटर बोल देगा जाओ, गो फॉर वॉर। जैसे अगर हम बात करें हिटलर ने, आप इसको पढ़ेंगे द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर 3 में। तो हिटलर ने वार कर दिया। वार की वजह से उसका देश खुद तो बर्बाद हुआ ही, और उसने भी उसके टाइम में मारे गए थे। तो डिक्टेटरशिप में ये देखा हमने। मोनार्की में बात करें, मोनार्की में जार निकोलस II जो रसिया का किंग था 1970 तक, उसने 1917 से पहले 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट में उसकी वजह से 9 लाख सोल्जर्स मारे गए थे। 9 लाख सिपाही मारे गए थे, जस्ट बिकॉज कि उसने अपनी इंपीरियलिस्टिक थिंकिंग, वो चाहता था कि मेरा रसिया और बढ़े। अभी आपने रसिया देखा है ऑटोमेटिकली कितना बड़ा है।
इसके अलावा जो है रसिया पहले और भी बड़ा था, उसके अंदर से 15 छोटे छोटे नेशन निकले और वहां का किंग जार निकोलस II और रसिया को और बड़ा देखना चाहता था, तो इसको कहते हैं इंपीरियलिस्टिक थिंकिंग, साम्राज्यवादी सोच होना। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो अभी हम बात करें आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, और इसके अंदर हमें देखना है कि किस तरह से रसिया के इंपीरियलिस्टिक सोच की वजह से 9 लाख सोल्जर्स मारे गए, एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द जार निकोलस II। तो ये हमने देखा। इसके बाद हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अगर वार होता है तो पूरे पार्लियामेंट में सहमति होती है, तभी वार डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन ये चीज अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होती है। तो डेमोक्रेसी का एक ये दूसरा एडवांटेज है कि यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से एक साथ डिस्कस करने के बाद ही ये फैसला लिया जाता है। अब हम बात इसके अंदर इसका अगर नटशेल देखें तो डेमोक्रेसी इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग, मतलब अब बहुत सारे लोगों को एक साथ कंसल्ट किया जाएगा, सभी लोग मिलकर अपने विचार प्रकट करेंगे, तो इससे क्या होगा, सभी लोग जब मिलकर विचार प्रकट करेंगे तो ऑफ कोर्स जो डिसीजन होगा वो लोगों के वेलफेयर के लिए होगा। इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें डिक्टेटरशिप और मोनार्की या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, किसी भी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहां पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे रिलीजन, इतने सारे कल्चर के लोग रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में 6 बिगेस्ट जो रिलीजन्स हैं, 6 बड़े रिलीजन जो पूरे वर्ल्ड में भी प्रैक्टिस किए जाते हैं, वो इंडिया से ही डेवलप हुए, इंडिया से वो बोर्न हुए हैं। तो इतना बड़ा हमारा देश है डाइवर्सिटी के मामले में। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज ऑल्सो ऑफन सेड। तो इसमें हमारे देश के इतने सारे अलग अलग कल्चर के लोगों को एक साथ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनके लिए एक प्रॉपर एक हमारा सिस्टम है, और हमारा जो डेमोक्रेसी है वो सभी लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सोशल इक्वालिटी है। तो ये जो इक्वालिटी हमारे देश में लोगों को दी जाती है, इससे क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट, जो झगड़े होते हैं, वो लोग आराम से सुलझा सकते हैं। झगड़े लोगों के आपस में होने के चांसेस कम हो जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी को पूरी तरह से दबा नहीं सकता, जैसे दूसरे देशों में होता है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती है। जैसे अगर हम सऊदी अरबिया में बात करें, वहां का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई भी अदर रिलीजन आप वहां पर पब्लिकली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस किताब में भी आपको ये आगे के लेसन्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां पे कोई भी अदर जो रिलीजन है वो सिर्फ रूम में ही आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, और इसके अंदर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो एक व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। नाउ अगला बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, इन डेमोक्रेसी ऑल पीपल आर इक्वल। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी तो है ही, देयर इज इक्वालिटी अमंग द पीपल, ऑल पीपल आर इक्वल। और इसके अंदर जो है अगर लोगों से गलती होती है, लाइक अगर हम लोगों ने कोई गलत लीडर चुन लिया तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो पॉसिबल फैक्टर है वो डेमोक्रेसी के अंदर है। अगर डिक्टेटर के अंदर हिटलर था, मुसोलिनी, गद्दाफी, बहुत सारे डिक्टेटर रहे, वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी व्यक्ति उनको हटा नहीं सकता था जब चाहे, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के भी डिक्टेटरशिप 3 साल या 5 साल के लिए रहेगी, ऐसा नहीं होता, और ना ही ऐसा मोनार्की में होता है। तो डेमोक्रेसी के अंदर हमारे जो मिस्टेक्स होते हैं हम उसको करेक्ट खुद कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन डेमोक्रेसी, जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर यू, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन राइट योर क्वेश्चंस बिलो इन द कमेंट्स, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।